नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी राजनीतिक दलों के दांव पेंच की, सत्ता के लिए राजनीतिक संग्राम की, जनता के मुद्दों पर कितने खरे उतरे नेताजी, बात होगी उनके रिपोर्ट कार्ड की, समझेंगे विधानसभा सीट का भूत भविष्य वर्तमान, चुनावी गणित, दलों की रणनीति, सियासत की बिसात बिछ चुकी है, सत्ता के गलियारों में चुनावी शोर गूंजने लगा है। तो कौन होगा सरताज, किसका ढहेगा किला, किसकी बचेगी साख, किस दल पर जनता को होगा भरोसा, 2023 में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 2023 दिखाएगा 2024 की तस्वीर। सत्ता के महासंग्राम में हम विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम आपको सूबे के सभी विधायकों की परफॉर्मेंस और उनके क्षेत्रों की जमीनी हकीकत के बारे में एक एक कर बताने जा रहे हैं। इसी कड़ी में सत्ता के महासंग्राम में आज बात नर्मदापुरम जिले की पिपरिया विधानसभा सीट की। मध्य प्रदेश के लगातार बदलते मौसम के बीच एक बार फिर सूबे की हवा सियासी होने जा रही है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां और ज्यादा मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच नर्मदापुरम जिले की पिपरिया विधानसभा सीट को लेकर भी सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, क्योंकि मध्य प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल पचमढ़ी इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ लगातार तीसरी बार बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के ठाकुरदास नागवंशी मौजूदा विधायक हैं। जनता भी लगातार बीजेपी के सिर पर ताज सजा रही है। पिपरिया का विकास अधूरा है, लेकिन जनता का समर्थन मिल रहा है। 2008 से लेकर 2018 तक बीजेपी से लगातार एक ही नेताजी विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन क्या इस बार जनता उन पर भरोसा जताएगी? जनता इस बार क्या चाहती है, ये जानना बेहद जरूरी है। हम आपको इस क्षेत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के क्या दावे हैं यह भी बताएंगे, और जनता का इस बार क्या मूड है ये खुद वोटर्स की जुबानी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले पिपरिया विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, कौन सी पार्टियां इस क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय रहती हैं, यहाँ वोटर्स की संख्या कितनी है, अब तक इस क्षेत्र पर कौन कौन से दल कब्जा जमा चुके हैं, आखिर बीजेपी कांग्रेस की कमजोरियां और ताकत क्या है, इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े ऐसे तमाम समीकरणों को पहले पूरी तरह समझ लेते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित नर्मदापुरम जिले की पिपरिया विधानसभा सीट भाजपा का गढ़ बन चुकी है। इस विधानसभा सीट पर कमल खिला हुआ है। भगवान राम का वनवास 14 वर्षों में समाप्त हो गया था, लेकिन पिछले 3 चुनाव से यानी 15 सालों से कांग्रेस का वनवास इस सीट पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी और भाजपा में मौजूद गुटबाजी के चलते परिस्थितियां कुछ अलग हैं। इस वजह से इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। पिपरिया विधानसभा सबसे ज्यादा वेयर हाउस वाली विधानसभा है। यहाँ की कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश की टॉप 5 मंडियों में शामिल है। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी भी इसी विधानसभा में आता है। उन्नत खेती के लिए ये इलाका मशहूर है और यहाँ की तुअर दाल पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर बेरोजगारी, विकास, स्वास्थ्य सेवाएं और किसानों से जुड़ी समस्याएं प्रमुख मुद्दे हैं। ऐसे में इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में मूड किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद इस बार जनता का मूड क्या है, नेताओं के क्या दावे हैं, ये जानने से पहले समझ लेते हैं पिपरिया विधानसभा सीट का पूरा समीकरण। सबसे पहले जानते हैं कि पिछले चुनाव में इस सीट पर किसका दबदबा रहा। 1951 में कांग्रेस से नारायण सिंह विधायक चुने गए। 1962 में कांग्रेस की रतन कुमारी ने जीत दर्ज की। 1967 में भी कांग्रेस की रतन कुमारी ने जीत दर्ज की। 1972 में फिर रतन कुमारी ही विधायक चुनी गई। 1977 में जनता पार्टी से रामचंद्र महेश्वरी जीते। 1980 में कांग्रेस से सविता बनर्जी ने जीत दर्ज की। 1985 में कांग्रेस से त्रिभुवन यादव विधायक चुने गए। 1990 में बीजेपी से मुरलीधर महेश्वरी ने जीत दर्ज की। 1993 में कांग्रेस से सुरेश राय जीते। 1995 में बीजेपी से हरिशंकर
जायसवाल जीते। 2003 में सपा से अर्जुन पलिया जीते। 2008 में बीजेपी से ठाकुर दास नागवंशी चुनाव जीते। 2013 में फिर बीजेपी से ठाकुर दास नागवंशी जीते। 2018 में फिर से भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर दास ने ही जीत दर्ज की। तो ये तो तय है कि पिछले 3 बार से क्षेत्र की जनता भाजपा के ठाकुर दास नागवंशी को पसंद कर रही है, लेकिन इस बार भाजपा का गढ़ बन चुकी पिपरिया विधानसभा में कांग्रेस सेंध लगाने की पूरी तैयारी में है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भाजपा और कांग्रेस का मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं बीजेपी का मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। अब जानते हैं भाजपा का कमजोर पक्ष। कई नेताओं की वर्तमान विधायक से नाराजगी, गुटबाजी के चलते बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष ना बन पाना। तो ये तो हो गया भाजपा का मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष, लेकिन अब कांग्रेस के मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष को भी जान लेते हैं। 15 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी होने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। ये तो हो क्या कांग्रेस का मजबूत पक्ष। अब कांग्रेस का कमजोर पक्ष भी जान लेते हैं। जनता में लोकप्रिय उम्मीदवार की कमी, एक टिकट के लिए 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार। इस विधानसभा में सक्रिय राजनीतिक दलों में कांग्रेस भाजपा के अलावा सपा भी है। तीनों ही पार्टी के विधायक यहाँ चुने जा चुके हैं। यहाँ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर अभी कई दावेदार हैं। अब जब बात दावेदारी की हो रही है, ये भी जान लेते हैं कि इस बार भाजपा और कांग्रेस से कौन कौन दावेदार ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। भाजपा से ठाकुर दास पिछले 1.5 दशक से इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। ऐसे में नए दावेदारों का इंतजार बढ़ गया है और अब वो खुले तौर पर दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। पिपरिया विधानसभा सीट पर भाजपा के दावेदारों की बात करें तो वर्तमान विधायक ठाकुर दास नागवंशी, डॉक्टर निष्ठा नागर जनपद अध्यक्ष संध्या सिंगारे, नरेंद्र पठारिया, ममता नागवंशी, ये तो थे भाजपा के दावेदार। अब बात करते हैं कि इस बार पिपरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस से पहले दावेदार वीरेंद्र वेलवंशी, दूसरे दावेदार हरीश बेमन, ममता नागोत्रा, रमेश बामने। ये तो थे पिपरिया विधानसभा सीट पर दावेदारी कर रहे भाजपा कांग्रेस के नेता। लेकिन इस क्षेत्र के जमीनी मुद्दे क्या हैं, जिनको साथ कर ये नेता जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। वह बात होगी पिपरिया विधानसभा सीट के असल मुद्दों की, जिनका सरोकार सीधा जनता से है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर। पिपरिया का विकास अधूरा है। पिपरिया को जिला बनाने की मांग उठ रही है। ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है। युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार के लिए पलायन की समस्या, क्षेत्र में महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, किसानों को समय पर खाद यूरिया न मिलना, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज की मांग, ये हैं इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, जिनके दम पर इस बार क्षेत्र में आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। वहीं अगर पिपरिया विधानसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या की बात करें, तो यहाँ पर कुल 2,21,322 मतदाता हैं। 1,15,802 पुरुष मतदाता हैं। 1,05,514 महिला मतदाता हैं। सवा 2 लाख के करीब ये मतदाता इस बार मोहर लगाएंगे कि कौन से दल का विधायक बनेगा। आखिर जनता के मन में इस बार क्या है, हमने इन्हीं मतदाताओं के बीच जाकर उनके मन की बात टटोलने की पूरी कोशिश की है। क्षेत्र के नेताओं के दावे क्या हैं, हमने 1 to 1 जाकर यह भी जानने की कोशिश की है। तो चलिए जनता का क्या कहना है, राजनीतिक दलों का क्या है दावे, जनता के मुद्दे और नेताजी की घोषणा पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार,
आप देख रहे हैं अनादि टीवी। सत्ता के महासंग्राम में बात आज मध्य प्रदेश की पिपरिया विधानसभा की। पिपरिया विधानसभा में इस समय कमल खिला हुआ है। भगवान राम का वनवास 14 वर्ष में खत्म हो गया था, लेकिन कांग्रेस का पिपरिया विधानसभा की इस सीट पर वनवास जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर दास नागवंशी यहां से विधायक हैं। ये विधानसभा तुअर दाल के मामले में भी देश में अपनी एक अलग पहचान रखती है। पिपरिया की तुअर दाल का जायका पूरे देश में मशहूर है। सबसे ज्यादा वेयर हाउसों वाली ये विधानसभा है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेल स्टेशन पचमढ़ी, सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी भी इसी विधानसभा में आता है। क्या है वोटरों की राय, आपको आज सुनवाते हैं कि पिपरिया में की विधानसभा सीट पर दिग्गीनाथ की जोड़ी मचाएगी कमाल या बीजेपी के चाणक्य मचाएंगे धमाल। आइए सीधी बात कर लेते हैं विधानसभा के वोटरों से। जनता ही सरकार चुनती है। 5 साल बाद जनता ही फैसला सुनाती है कि वो अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी किसे देना चाहती है। तो सबसे पहले जनता की इस बार क्या राय है, ये जानना जरूरी है। सत्ता के महासंग्राम में पिपरिया विधानसभा के वोटरों की राय जानने हम आप पहुंचे हैं इस किराने की दुकान पर। किराना दुकानदार से पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में किराना दुकानदारों को व्यवसाय करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, राज्य सरकार की योजनाओं से कुछ लाभ मिलता है या नहीं। आइए जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? अजीत कुमार मंडोई। राज्य सरकार से किराना व्यापारियों को कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है। हम वैसे छोटे दुकानदार हैं, हमें टैक्स में छूट मिल रही है अभी। और विकास की जहाँ तक बात करें तो क्षेत्रीय विकास जो है अभी 4-5 महीने में मैं रोड बनते हुए देख रहा हूँ। सोहापुर रोड की अच्छी बन रही है। अब सांडिया रोड भी मैंने सुना है कि बनने वाली है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि इन 15 साल में विधायक रहे पिपरिया में, उन्होंने पिपरिया के लिए एक बाईपास रोड नहीं बनवा पाए। ये बड़ा दुख का कारण है। और अभी तक मैंने पुलिया पे पुल बनते हुए देखा है, लेकिन पिपरिया एक ऐसा मात्र शहर है जो पुल पे पुलिया बनी है और यहाँ पे 3 ट्रक अभी फंसे हुए हैं। वर्तमान में कल ही एक तीसरा ट्रक फंसा था। और इस पे पहला सबसे प्रथम यही करना चाहिए सरकार को कि वहाँ पे एक ऊंचा पुल बनवाया जाए, जिससे वाहन मालिकों को दुर्घटना ना हो और वाहन क्षतिग्रस्त ना हो। कम से कम एक वाहन गिरने पर वाहन मालिक को 2.5 से 3 लाख का नुकसान होता है। विकास तो हो रहा है, लेकिन यदि उसका विकास कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 15 साल से लगातार भाजपा के विधायक हैं और प्रदेश में सरकार भी भाजपा की चल रही है। कैसा काम किया विकास को लेकर? विकास के लिए काम तो ठीक हुआ है और बाकी अभी भी कुछ नीतियाँ उनको सुधारने की जरूरत है। जैसे कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 20 साल से लेकर के 60 साल तक वृद्धों को दे रहे महिलाओं को, वो शायद मेरे की सोचती ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सक्षम रहती है। उस एज में आदमी अपना काम कर सकता है। इसके बदले में कुछ ग्रामीण महिलाओं को या बच्चों के लिए या शिक्षा के लिए कुछ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अपने यहाँ विकास बहुत कम है। रोजगार आपको 15 सालों में देखा कि यहाँ रोजगार आया? रोजगार तो है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़रूरतें बढ़ेगी तो आदमी का तो क्रियाशील होना ही पड़ेगा। पर बाकी अभी जो सरकारी क्षेत्र है उसमें कमियां बहुत हैं। आने वाले समय में किस पार्टी का जोर मानती हैं? अब पार्टी कोई भी आ जाए, पर हर पार्टी को विकास की ओर ध्यान देना। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ज़्यादा बेहतर साबित होगी? आने वाले विधानसभा चुनावों में मुझे लगता है पार्टी से ज़्यादा उम्मीदवार पर ज़्यादा लोगों की निगाहें रहेंगी। जो भी उम्मीदवार ज़्यादा अच्छे से शहर को कुछ अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं या अच्छा माहौल शहर को दे सकते हैं, मुझे लगता है कि वही यहाँ पर जीतेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी एक लाडली बहना योजना चालू की है, शुरू की है। 1000 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं। तो क्या ये आने वाले चुनाव में कुछ गेम चेंजर साबित होगी? आप क्या मानते हैं? हाँ, हो सकती है, क्योंकि महिलाओं को अपने जेब खर्च के लिए एक अलग से कुछ रुपये मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि महिलाएं बीजेपी की तरफ रुख कर जाएं अपना। 15 सालों में पिपरिया में कितना विकास हुआ, क्या मानते हैं आप एक आम वोटर की तरह? शहर में काम तो हो रहा है। 15 सालों में भी काफ़ी काम हुआ है। शहर की सड़कें भी बनी हैं, बट
मुझे लगता है कि शायद जिस गति से काम होना चाहिए था और ज़्यादा गति से हो सकता था काम, जितना हो रहा है उसकी वजह से। पिपरिया विधानसभा में 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया, क्या मानते हैं? देखिए, पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी का जो नगर में दिख रहा है विकास, वो आप खुद आंखों से देख सकते हैं कि अभी पिछले कई सालों से एक पुलिया का निर्माण होना था, वह पुलिया अभी तक बन रही है। 8 सालों से एक ब्रिज बनता है, ओवर ब्रिज, जो कई सालों में, जिसका 2 साल में निर्माण होता है, वो बनता है 7 सालों में करोड़ों की लागत से। एक पुल की जगह बन जाती है पुलिया, जिस पे आए दिन होते हैं एक्सीडेंट। तो ये निर्माण कार्य चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। तो पूरे पिपरिया विधानसभा में कहीं पर भी आप देख लीजिए, चाहे सरकारी अस्पताल चल जाइए, चाहे आप सरकारी स्कूल चल जाइए, सबकी स्थिति बदतर है। आम आदमी हर जगह बहुत बदतर, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है भाजपा। रोजगार की क्या स्थिति पिपरिया विधानसभा में? ये पिपरिया विधानसभा में रोजगार के कोई ऐसा विकल्प पिछले 15 सालों में भाजपा शासन में सृजन नहीं हुआ है कि जिससे नए नौजवानों को रोजगार। सबसे ज्यादा वेयर हाउसों वाली विधानसभा है। बिल्कुल, पिपरिया विधानसभा सबसे ज़्यादा रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। इतना बड़ा व्यापक यहाँ पर वेयर हाउसिंग क्षेत्र है, मंडी है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं युवा केवल ठेकेदारी प्रथा से परेशान है। और जो यहाँ का राइस मिल है इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर, और दूसरी जो फैक्ट्रियाँ खुलनी चाहिए तो उस स्तर पर नहीं खुल पाई जो यहाँ पर, जिसका रोजगारों को उसका लाभ मिल सके। जैसा कि रोजगार के मामले में अभी भी देखा गया था और अभी फिर से देखा जा रहा है, पिपरिया में ज़्यादा रोजगार तो नहीं है। मतलब पढ़ाई के लिए या किसी भी स्किल के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। जैसे यहाँ ना मेडिकल कॉलेज है, ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये सारी सुविधाओं के लिए पिपरिया से बाहर ही जाना पड़ता है, जैसे या तो होशंगाबाद या इससे बाहर। तो कुछ बच्चे जो रहते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे धन से उतने नहीं रह पाते हैं तो वो नहीं जा पाते, तो इस वजह से वो शिक्षा से पीछे रह जाते हैं। तो बाकी शहर में विकास तो बहुत तरीके के हुए हैं, लेकिन अभी तक शिक्षा के मामले में विकास नहीं हो पाया है। तो क्या आप चाहती कि यहाँ पर कुछ और मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज भी होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये तो सभी चाहते हैं कि अपने शहर में ये सारी चीजें हों, जिससे कि इनका हम लाभ ले पाएं। शहर विकास को लेकर क्या कुछ विकास हुआ है इन 10 सालों में? तो हो रहा है, पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है। विधायक के कामकाज से खुश हैं? विधायक का काम कुछ दम नहीं दिखती, बाकी जो हो रहा है अब हो रहा है काम। जो लाडली बहना योजना आई है वो चुनाव में कुछ असर डालेगी, को लगता है? हाँ जरूर डालेगी। जरूर डालेगी। और शहर विकास के लिए क्या होना चाहिए था? काम तो चल रहा है अभी। आने वाले समय में कौन सी पार्टी का जोर देखते हैं? बीजेपी चलेगी। तो सुना आपने, जनता इस बार क्या चाहती है। ये वही जनता है जो किसी भी पार्टी को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करती है। चलिए, ये तो हो गई जनता की बात, लेकिन अब इस क्षेत्र के नेताओं की क्या दावे हैं ये भी सुन लेते हैं। सत्ता के महासंग्राम में अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि 15 साल में आखिर लगातार कैसे वो जीतते चले आ रहे हैं और कितना विकास वो नगर को दे पाए। मेरे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संपत मुंदड़ा जी। सर बहुत स्वागत। सर ये कितना विकास पिपरिया विधानसभा में हो पाया 15 सालों में? पिपरिया विधानसभा में विकास तो काफ़ी अच्छे हुए 15 साल। पिपरिया की मेरे ख्याल से हम जो 30 साल से संघर्ष करते आ रहे थे पिपरिया, तो सभी मांगे पूरी कर दी पार्टी सरकार ने। चाहे शासकीय अस्पताल का मामला हो, चाहे ओवर ब्रिज का मामला हो, चाहे अच्छी रोडों का मामला हो, सभी में हम विकास कार्य बहुत तेज़ी से किया है। तो इसका परिणाम है कि हम 15 साल से अधिक सरकार में हैं और हमने समाज के अंतिम छोर व्यक्ति का जीवन उठाने के लिए भी जन कल्याण की योजना के माध्यम से उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल हुई। ये मानते कि 15 सालों में रोजगार नहीं दे पाए। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखो, मैं एक युवा हूँ, स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूँ। युवाओं से भी आग्रह करता हूँ स्वयं का धंधा ढूंढे, स्वयं के कारखाने। सरकारी योजना उनको उद्योग देने में बहुत सहायता करेगी। अब किसी भी सरकार के भरोसे सीमित साधन है सरकार के पास, इससे अधिक रोजगार की गमना में कोई की सरकार आ जाए, मैं युवाओं के साथ धोखाधड़ी की बात नहीं करूँगा, स्पष्ट बोल रहा हूँ। सीमित संसाधन उसी अनुसार सरकार रोजगार दे पाएंगे। युवाओं को सोचना चाहिए कि स्वयं के लिए रोजगार पैदा करें और अन्य साथियों को भी
अपने नौकरी देने की व्यवस्था करें। 2023 का चुनाव कैसे जीत पाएंगे? भाजपा की गुटबाजी इस समय चरम पर है। राजनीतिक स्वभाव है भाजपा में, समाज के सभी वर्ग के लोग आ गए हैं। अब भाजपा का स्वरूप भी बहुत बड़ा होगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसमें समाज के सभी वर्ग के लोग का समावेश हुआ और मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है। भाजपा में वो सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिनके खिलाफ हमने हमेशा संघर्ष किया है। तो एंटी इनकम्बेंसी से कैसे निपटेंगे? भारतीय जनता पार्टी का नीचे तक बूथ ग्राउंड तक कार्यकर्ता मौजूद है। हम बूथ प्रबंधन और बूथ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को समाज के अंतिम छोर तक ले जाने में सफल हुए हैं। सत्ता के महासंग्राम में अब हम जानने पहुंचे कांग्रेस नेताओं की राय कि लगातार कांग्रेस इस सीट पर क्यों हार रही है और आगे 2023 के चुनाव में वो कैसे जीतेगी। आइए सीधी बात कर लेते हैं। मेरे साथ में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और प्रदेश कार्य समिति सदस्य सीमा कटकवार जी हैं। क्या देखते हैं, 15 साल से लगातार भाजपा की सरकार है, विकास हुआ या नहीं हुआ पिपरिया विधानसभा? पिपरिया विधानसभा में शहर की जो मूलभूत सुविधा है वो तो लोगों को मिली नहीं है। जो विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं। हाँ, हम कह रहे हैं विकास हुआ है उन लोगों का जो सत्ता पर बैठे हैं। विकास हुआ है उन लोगों का जो शासन प्रशासन पर रौब जमा कर अपना मकसद हल कर रहे हैं। आज हम कल ही गए थे कि लगातार ये 8 दिन के अंदर हमारी जो पुलिया जिसे बन जाना था, जिसका 55 लाख का टेंडर है, इससे हमारे पिपरिया की बहुत ज़्यादा महती आवश्यकता है। लगातार 2 ट्रक गिर गए, वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा घायल भी हुए हैं, पर यहाँ किसी जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं। जब पूरी नगर पंचायत, नगर पालिका, विधायक और सांसद एक ही सत्ता का है तो पिपरिया का तो स्वरूप ही बदलना चाहिए। आज हम अपने पड़ोसी जिले छिंदवाड़ा को देखते हैं, जब हम वहाँ जाके देखते हैं कि विकास ये है कि लोगों को सारी सुविधा है। यहाँ पर कोई इतना अच्छा स्कूल नहीं है कि बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें। आज हम अस्पताल में देखते हैं, कोरोना काल में कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे। यहाँ डॉक्टरों की बेहद कमी है, जो इसकी पूर्ति नहीं हो रही। आज यहाँ वहाँ हमें बड़े बड़े ट्रक और बस दिखते हैं। यहाँ एक ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए। यहाँ पर बच्चों की और जिम होना चाहिए, महिलाओं को और सुविधाएं होना चाहिए। वो कुछ भी हमें यहाँ दिखाई नहीं देती। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बेरोजगारी की है। कोई भी रोजगार का अवसर यहाँ नहीं हुए। यदि 15 साल से इनकी सरकार है तो यहाँ तो बड़े बड़े कारखाने हो जाना चाहिए, जिससे हमारे बेरोजगार लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता। आज हमारे जो हरे भरे वृक्ष हैं, जो हमारी एक पिपरिया को एक नई पहचान देते हैं, विकास के नाम पर उसे काटा जा रहा है। हर चीज़ का विकल्प है। यदि हम उन्हें रोड तो बनना चाहिए, ठीक है, यदि दूसरी जगह हम उनको स्थापित करते तो शायद एक सार्थक पहल होगी। पर जब हम ये देख रहे हैं कि इतने अच्छे हरे भरे वर्षों पुराने पेड़ हैं जिन्हें नष्ट किया जा रहा है, ये हमारे पिपरिया के लिए बहुत ही बेहद गंभीर बात है। आज महिलाएं आपस में बात करती हैं कि भैया इतने बड़े पेड़ थे, अब पूरे काट दिए, देखो तो कैसा पूरा इतना गर्म वातावरण हो रहा है। और विकास की गति हमारे पिपरिया में थम सी गई है। इसलिए लोगों ने एक मन बनाया है। हम नहीं कहते, लोगों से हमें कुछ कहना नहीं पड़ता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लोगों का ये कहना है कि भैया बहुत हो गया, अब की बार हमको बदलना है। निश्चित ही मुझे इस बात से विश्वास है कि जनता ने मन बना लिया है कि अब उनको परिवर्तन चाहिए। वो किसी दूसरे व्यक्ति को पिपरिया का विधायक देखना चाहते हैं। तो निश्चित ही जब जनता मन बना लेती है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाती है, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सतीश कटकवार जी हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है यहाँ विधानसभा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक जरा हम लोगों में आपस में जो टिकट के दावेदार हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। जब से शेड्यूल कास्ट सीट हुई है, जब तक सामान्य सीट थी, मुश्किल से 1 या 2 दावेदार होते थे। आपको याद होगा 2003 में एक सीमा कटकवार जी थी और अर्जुन लाल जी पंड्या।
2 दावेदार थे सिर्फ कांग्रेस से और मिल गई थी निखरा जी को, जो कुछ हुआ वो आपके सबके सामने। परंतु जब से ये शेड्यूल कास्ट सीट हुई है हमारे यहाँ 42 दावेदार हो जाते हैं और एक को टिकट मिलती है वो 41 हराने में लग जाते हैं। तो ये गुटबाजी से कैसे? गुटबाजी से इस बार अपन एक ऐसा कैंडिडेट लाएंगे जो सर्वमान्य हो और सबको समझाना पड़ेगा, और अगर सब लोग संगठित होकर लड़ते हैं तो ये चुनाव तो जीतने ही वाले हैं। और पब्लिक ने इस बार मन बना लिया कि हमें बीजेपी को वोट नहीं करना। ये तो हो गई जनता के मन की बात और नेताओं के दावे, लेकिन पिपरिया विधानसभा सीट पर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है या सियासी समीकरण बन सकते हैं, इस पर हमने क्षेत्र के ही स्वतंत्र पत्रकार से उनकी राय जानी। पिपरिया विधानसभा सीट पर स्वतंत्र पत्रकार क्या सोचते हैं कि कांग्रेस का वनवास इस सीट पर खत्म होगा या भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत का चौका लगाने में कामयाब होगी? आइए बात करते हैं। स्वतंत्र पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक श्रोती। भाई साहब, क्या मानते हैं स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कांग्रेस का वनवास इस सीट पर खत्म क्यों नहीं हो पा रहा? कांग्रेस में लगातार गुटबाजी है, कहीं ना कहीं वो संगठित नहीं हो पा रही, यही कारण है कि वह वनवास अपना खत्म नहीं कर पा रहे। 2023 में क्या मानते हैं, क्या रिजल्ट आने चाहिए? स्वर्णिम अवसर है कांग्रेस के लिए, क्योंकि भाजपा की गुटबाजी अब सड़क पर आ चुकी है। एक खेमा दूसरे खेमे से नाराज है। भाजपा में कभी संगठन में ऐसा होता नहीं, लेकिन इस बार पिपरिया विधानसभा में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वरिष्ठ नेता अपने विधायक से नाराज है और विधायक को बदलने की मांग कर रहा है। इस स्वर्णिम अवसर का लाभ कांग्रेस उठा सकती है अगर वो संगठित होकर काम करे तो। लगातार कलम के माध्यम से पक्ष हो या विपक्ष हो, प्रशासन हो या प्रशासन हो, आप अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। क्या मानते हैं पिपरिया विधानसभा में विकास कितना हुआ 15 सालों में? 15 सालों में विकास तो हुआ है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं हुआ जिस पैमाने पर आज का युवा देखता है। युवाओं के लिए यहाँ रोजगार के कोई बहुत स्वर्णिम अवसर यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाए, न ही किसी प्रकार का ऐसा मेडिकल कॉलेज मिला। मेडिकल फैसिलिटी देखें तो अस्पताल की आज भी वही स्थिति में है। सड़क या CM राइज स्कूल है, ये चुनावी कारण है जो अब बन रहे हैं और कुछ समय बाद ही इसकी सुविधा लोगों को मिल पाएगी। लाडली बहना जो योजना है वो कितना फर्क डाल पाएगी? लाडली बहना तो एक चुनावी मुद्दा है जिसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि इसका लाभ बहनों को मिलेगा और इसका बहनें ही ये लाभ बता सकती है आगामी भविष्य में कि कितना हमको उनका लाभ बीजेपी को देना है। हमने जनता का मूड भी जाना, नेताओं के दावे भी देखे, क्षेत्र का पूरा समीकरण भी समझा, लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता कहीं खुश तो कहीं नाखुश नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि पिपरिया विधानसभा में भाजपा अपना वर्चस्व कायम रख पाती है या फिर कांग्रेस भाजपा का किला देने में सफल होती है। जी हाँ, ये तो तय है कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि सत्ता के महासंग्राम को जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जनता का मन पढ़ पाना इतना भी आसान नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं सत्ता के महासंग्राम में किसी दूसरी विधानसभा की जानकारी के साथ। नमस्कार।